प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज अपन बात कर रहे थे अभिसमय की। अभिसमय, तो इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा ब्रिटिश संविधान जो कि अलिखित संविधान में, उसमें अधिकांश काम या यूं कहें कि वहाँ की संविधान की जो परंपराएं हैं उनका अपना एक अनूठा स्थान है। तो पहले जो व्याख्यान था अपना, उसके अंतर्गत अपन ने बात की ब्रिटेन के सम्राट से संबंधित अभिसमय तथा मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। अब इनका जो तीसरा प्रकार जो पाया जाता है ब्रिटेन में अभिसमय का, वो है संसद से संबंधित अभिसमय। देखिए, विकास की दृष्टि से ब्रिटिश संसद अद्वितीय है, क्योंकि इसको वर्तमान स्वरूप में पहुंचने में लगभग 6 शताब्दियां लगी। संसद के विकास से संबंधित अभिसमय संपूर्ण संसदीय व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करते हैं। कतिपय उल्लेखनीय अभिसमय निम्न प्रकार से हैं। मतलब संसद से संबंधित जो अभिसमय है, वो संसद के विकास से संबंधित जो अभिसमय है, वो पूरी संसदीय व्यवस्था को एक संवैधानिक रूप प्रदान करते हैं। और इस संसदीय व्यवस्था से संबंधित जो अभिसमय है वो इस प्रकार से हैं। संसद के 2 सदन, लॉर्ड सभा व कॉमन सभा भी दीर्घ विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है। अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत 2 सदन हो गए, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। ये कहीं किसी संविधान में ब्रिटेन के में नहीं लिखा हुआ है। जैसे भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत की संसद के 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में कहीं कोई संविधान ही नहीं है, तो लिखा हुआ कहाँ होगा कि ब्रिटेन की संसद के 2 सदन होंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड और कॉमन सभा। तो वहां यह भी अभिसमय का ही परिणाम है। राजा द्वारा वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य बुलाया जाता है तथा 2 अधिवेशनों के मध्य 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अर्थात ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा संसद का अधिवेशन वर्ष में मिनिमम 1 बार जरूर बुलाया जाना चाहिए, और 2 अधिवेशनों के बीच में 1 वर्ष से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यह भी अभिसमय है। जबकि अपने यहाँ पे कानून है कि भारत की संसद का कोई भी अधिवेशन 6 माह से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंतर्गत 1 बार अधिवेशन जरूर बुलाया जाना चाहिए। कॉमन सभा का अध्यक्ष अपने पद पर निर्वाचित होने के बाद अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। एक बार अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के बाद उसका निरंतर इस पद पर निर्वाचन होता है, चाहे वह संसद में विद्यमान दलीय अनुपात में परिवर्तन हो गया हो। अर्थात कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स का जो स्पीकर होता है, वो स्पीकर निर्वाचित होने के बाद में अपने दल से त्यागपत्र दे देता है। और एक बार स्पीकर, तो वो बार बार वो ही स्पीकर चुना जाता है, 2-3 टेन्योर्स के लिए वो होता है। जबकि अपने यहाँ पे अलग चीजें हैं। ये चीजें अपने यहाँ उस टेन्योर, जिस टेन्योर में स्पीकर बना है, उस टेन्योर में वो दल की गतिविधियों से थोड़ा सा तटस्थ रहेगा या पृथक रहेगा, दल की गतिविधियों में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन उसके पुनः बाद वो वापस से, मतलब एक तरीके से कि वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ करके वापस अगले टेन्योर में मंत्री बन सकता है। जैसे कि यूपीए सरकार में देखे अपन, शिवराज पाटिल पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद में यूपीए फर्स्ट के अंतर्गत वो गृह मंत्री बने। इसी तरीके से अपन चौधरी बलराम जाखड़ का उदाहरण देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पहले रहे, उसके बाद में कृषि मंत्री रहे भारत सरकार में वो। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में 1 बार के लिए स्पीकर, हमेशा के लिए स्पीकर। प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन हो जाने के बाद ही उस पर सदन में मतदान हो सकता है। यह भी एक अभिसमय है। जब किसी विषय पर सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करे, उसके बाद विपक्ष को भी, जिसे राजा का विरोधी पक्ष कहा जाता है, अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। कॉमन सभा का स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करता, तथा यदि करता भी है तो इस प्रकार करता है कि सदन संबंधित विषय के बारे में स्वयं निर्णय ले सके। सभी वित्त विधेयक पहले कॉमन सभा में ही पेश किए जाते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में ही वित्त विधेयक पेश किए जाते हैं। यह वहां परंपरा है। अपने यहाँ पे यह कानून है कि कोई भी वित्त या फाइनेंस से संबंधित कोई भी बिल होगा वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा प्रथम। लॉर्ड सभा जब अपील के न्यायालय के रूप में कार्य करती है, तो उसमें केवल लॉ के लॉर्ड्स ही भाग ले सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का जो सुप्रीम कोर्ट है वो लॉर्ड सभा में ही समाहित है। तो जब लॉर्ड सभा किसी न्यायिक के में काम करती है, तो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा के जो न्याय से संबंधित, लॉ से संबंधित जो मेंबर्स हैं लॉर्ड सभा के, पीयर्स हैं, वो ही भाग लेंगे, सारे सदस्य नहीं भाग लेंगे। ये वहां पे एक
अभिसमय है। यद्यपि ब्रिटेन की संसद के नियमों के बारे में पुस्तकें लिखी गई है, जिनमें सर इरस्किन में की संसदीय प्रक्रिया पर लिखी गई पुस्तक उल्लेखनीय तथा इसे ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया की बाइबिल कहा जाता है। फिर भी संसदीय प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण परंपराओं को लिखित रूप में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इस प्रकार ब्रिटिश शासन व्यवस्था में के तीनों महत्वपूर्ण अंग राजा, मंत्रिमंडल एवं संसद अपने संवैधानिक स्वरूप तथा प्रक्रिया के लिए उपरोक्त और कई अन्य अभिसमयों पर आधारित है। ये इस प्रकार से मतलब ब्रिटेन में जो अभिसमय है प्रचलित है उनके बारे में उनका वर्गीकरण करके हमने देखा, राजा से संबंधित, पार्लियामेंट से संबंधित और पार्लियामेंट के प्रोसेस से संबंधित तथा मंत्रिमंडल से संबंधित ये अभिसमय वहां देखने को मिलते हैं। और इन अभिसमयों के अंतर्गत आमतौर पर वही बातें आई है जो अपने यहाँ पे लिखित रूप में संविधान का अंग है, वहां वो अभिसमय है। अब अभिसमय के बारे में जो विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तरीके के दृष्टिकोण, उनके ऊपर थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं। अर्थात ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों की मान्यता क्यों है। सबसे पहला कारण है इसमें इनकी मान्यता होने का, ये लोकतंत्रीकरण में सहायक है। विभिन्न अभिसमयों के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटेन निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था से उत्तरदायी लोकतंत्रीय व्यवस्था में परिवर्तित हो सका है तथा ब्रिटेन की जनता का सरकार के लोकतंत्रीकरण में विश्वास रहा है। इसलिए वहां इन अभिसमयों का विकास हो सका है। लोकतंत्र में चूंकि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहती है, अतः जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार अभिसमयों की उपेक्षा का विचार भी नहीं कर सकती। दूसरा जो मान्यता का कारण है, महत्व है इसमें, वो है ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति में अभिसमय रूढ़ियों व रीति रिवाजों का अत्यधिक महत्व रहा है। संपूर्ण लोकतांत्रिक व उत्तरदायी सरकार के साथ वंशानुगत राजपद का बना रहना तथा लाड़ सभा के वंशानुगत स्वरूप को बनाए रखना इसके ज्वलंत उदाहरण है। जो भी संस्था ब्रिटेन के लोकतंत्रीय ढांचे में जगह बना लेती है, फिर उसकी पालना निरंतर की जाती है। इसलिए ब्रिटिश नागरिक संपूर्ण लोकतंत्रीय व्यवस्था के साथ राजपद को बनाए रखे हैं। राजपद के बने रहने से परंपरा का निर्वहन हो रहा है। यद्यपि राजपद पूर्णतया लोकतंत्र के अधीन है। जैसे 1936 में दिसंबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टानली बाल्डविन ने तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड अष्टम को निजी कारणों की वजह से सिंहासन त्यागने के लिए मजबूर किया तथा राजा ने स्वयं अपने पद के त्याग की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार अभिसमय के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में राजतंत्र लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया तथा राजा पर संसद व मंत्रिमंडल का पूर्ण नियंत्रण हो सका। तीसरा जो इसके महत्व का कारण है वो है ब्रिटेन में परंपराओं व अभिसमयों के अस्तित्व का एक अन्य कारण इनकी उपयोगिता है। जैसा कि विभिन्न अभिसमयों का विश्लेषण करते समय पाया गया कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का अधिकांश भाग विशेषतया मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था आदि अभिसमयों पर ही आधारित है तथा इन अभिसमयों का पालन नहीं किया जाता है तो संपूर्ण शासन प्रक्रिया में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि ब्रिटेन में राजा अपनी शक्तियों के संदर्भ में विकसित विभिन्न अभिसमयों का उल्लंघन करता है तो ब्रिटेन में संपूर्ण संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। इसी प्रकार जब लॉर्ड सभा ने विभिन्न उसकी वित्तीय शक्तियों के बारे में स्थापित परंपराओं को स्वीकार करने से इनकार किया तो 1911 का संसदीय अधिनियम पारित किया जाना आवश्यक हो गया। यद्यपि इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री को 1910 के चुनाव में जनता का आदेश प्राप्त करना पड़ा। यह घटना इस मत को प्रमाणित करती है कि यदि किसी मान्यता प्राप्त अभिसमय का उल्लंघन किया जाता है तो किस प्रकार का राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार ब्रिटिश शासन प्रक्रिया में स्थापित अभिसमय की कॉमन सभा में विश्वास खोने वाले प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि यह संसदीय शासन व्यवस्था के व्यवहारिक स्वरूप के लिए उपयोगी है और सदन का विश्वास खोकर कोई प्रधानमंत्री शासन का संचालन नहीं कर सकता। अतः इन अभिसमयों का पालन उपयोगिता की दृष्टि से भी जरूरी है। अभिसमय ऐसी संवैधानिक नैतिक संहिता का निर्माण करते हैं जो जन संप्रभुता को सुनिश्चित करते हैं और संविधान को पूर्ण एवं वास्तविक बनाते हैं। चौथा जो मान्यता का कारण है ब्रिटेन में अभिसमयों का, वो है ब्रिटिश शासन प्रक्रिया में विकसित अभिसमय ब्रिटिश राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों में व्याप्त मतैक्यता के कारण विद्यमान है।
अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद ब्रिटिश राजनीतिक दल अभिसमयों के पालन के बारे में एकता दर्शाते हैं, क्योंकि कॉमन सभा के स्पीकर का चुनाव है, उसकी दलीय निष्पक्षता विभिन्न दलों की सहमति के बगैर संभव नहीं है। यह ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में विद्यमान विभिन्न असंगतियों के बावजूद कोई ऐसा दल विकसित नहीं हुआ है जिसने विभिन्न अभिसमयों को चुनौती देने का सार्थक प्रयास किया हो, वह निर्वाचन में मतदाताओं के साथ लोकप्रिय रहा हो। इस प्रकार ब्रिटेन में अभिसमयों का विकास एक सहकारी प्रयास है। अब ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व, ये मान्यता के कारण अब ये महत्व, ये देखिए अपन ये कह सकते हैं एक आमतौर पे कि ब्रिटेन के संविधान में जो अभिसमय है एक तरीके से जैसे भारत के संविधान में लिखित कानून है उसी की तरह वहां अभिसमय है, और किसी भी निर्वाचित सरकार के द्वारा जो स्थापित अभिसमय है, स्थापित जो परंपराएं, उनका उल्लंघन करना, उनको न मानना बहुत भारी पड़ जाता है। अब ये ब्रिटेन का संविधान एक तरीके से ब्रिटेन की व्यवस्था एक प्रकार से एक दुनिया के सामने एक अजीब उदाहरण है कि वहां राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है, और लोकतंत्र का भी एक श्रेष्ठतम रूप है लोकतंत्र का। तो ये सब चीजें संभव हो पाई है वहां के संविधान में या वहां की व्यवस्था में विद्यमान अभिसमय व परंपराओं की वजह से। तो अपना ये अभिसमय का अध्याय यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।